आज हम एडिटोरिया का 5000 मुख्य प्रश्न का सेट 2 देखने जा रहे हैं। वस्तु सामान्य अध्ययन है। एडिटोरिया को जो सही प्रैक्टिस सेट के रूप में विषय स्मरणीय तथ्य संग्रह NCERT पर आधारित प्रश्न है। चलो हम सेट 2 देख लेते हैं। सेट 1 पिछली वीडियो में जो है मेरे यूट्यूब चैनल न्याज एडिटोरिया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आप किस चीज़ की वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। चलो शुरू करते हैं। सेट 2 प्रैक्टिस सेट 2। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सब है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सब है। मूल अधिकार केवल भारतीय के नागरिकों के लिए सीमित है जिसे, तो इसके लिए अनुच्छेद 15 भी हैं, अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 19 तीनों हैं। मैंने 15, 16, 19 तीनों जो है मूल अधिकारों जो भारतीय के लिए प्राप्त है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसका एक चौड़ाई सदन प्राप्ति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। एक चौड़ाई सदस्य प्रति मुक्त हो जाते हैं, दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा गलत है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, 2 दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में सब है। इसका हो जाए उपयुक्त में सब है। सभी जो हैं उपयुक्त कथन कौन गलत है? सभी गलती है। राज्यसभा का सदस्य का 4 साल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु नहीं चाहिए। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है कि 6 वर्ष का होता है, कंफ्यूजन है। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। तो हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्वेश्चन 1 वो भारत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद का धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। 2 उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपयुक्त कथन से कौन सा कथन सही है? केवल ए, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, 2 दोनों, केवल डी ना तो ए ना तो 2। इसका हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए केवल 1। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बन सकता है? तो जब वह 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिवक्ता करा हो। क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय आपात शोषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए?
ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 2 माह, ऑप्शन डी 6 माह। वित्तीय आपात उद्घोषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? किसी वित्तीय आपात उद्घोषण हुआ है अनुमोदन करने के लिए संकल्प सदन का के दोनों सदनों को कितने माह भीतर होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2 माह, 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? क्वेश्चन ए 1962, क्वेश्चन बी 1963 ईस्वी, क्वेश्चन सी 1964 ईस्वी और क्वेश्चन डी 1961 ईस्वी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, पहली बार केंद्र सरकार के विरोध। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए राज्य के नीति निर्देशक प्रवर्तन के लिए कौन से अनुच्छेद में उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 37, अनुच्छेद बी 38, अनुच्छेद सी 39, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिवर्तन करने के लिए उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 8, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन डी 1992, ऑप्शन डी 1998। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 ईस्वी, 1991 ईस्वी होगा, 1991 ईस्वी होगा। चलैया समिति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी काली क्रांति, ऑप्शन सी धूसर क्रांति, ऑप्शन डी गोल्डन क्रांति। इसका हो जाएगा भूरी क्रांति से कोको उत्पादन एवं चमड़ा उत्पादन आंदोलन क्रांति जुड़ी है, संबंध है। क्वेश्चन 10, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। हार्ड मनी, ऑप्शन ए बी सॉफ्ट मनी, ऑप्शन सी चीप मनी, ऑप्शन डी हॉट मनी। ऑप्शन डी होगा हॉट मनी। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है फिर आसानी से चला जाता है, इसे हॉट मनी कहा जाता है। क्वेश्चन 11, गन्ने के उचित और परिचित मूल्य अनुमानित करता है। देखते हैं गन्ने की गड्ढे नहीं समझ आ रहा, छोड़ो इसको। क्या क्वेश्चन 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमानित करता है। ऑप्शन ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की समिति, ऑप्शन बी कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, ऑप्शन सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि उपज मंडी समिति। क्वेश्चन ये होगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। क्वेश्चन 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, ऑप्शन बी विदेशी माल का बहिष्कार, ऑप्शन सी
अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। ऑप्शन डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इसका तो ऑप्शन डी होगा, गलत है। जो असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम में शामिल नहीं है, सरकारी वाहन से यात्रा पर पाबंदी नहीं लगा था, लेकिन सरकारी पदों त्याग देने का कार्य जारी था। शामिल है विदेशों को माल का बहिष्कार करना था, कपड़े और अदालतों के वकीलों द्वारा बहिष्कार करना, ये सब शामिल है असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में। क्वेश्चन 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को? ऑप्शन ए 30 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1930। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई। 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन 14, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं में कौन सा सही नहीं है? चौरा कांड। ऑप्शन ए चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। ऑप्शन सी पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ। इसका हो जाएगा गलत है, भारत छोड़ो आंदोलन ये गलत है, 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा कांड घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता जो है ना 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। पहले देखो चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में। अब पुनः समझौता 1 साल के बाद, जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पुनः समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। माने दिन चेंज है, महीना एक ही है। क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? माने आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कब अस्थायी सरकार का गठन किया? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी 6 नवंबर 1943 को। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आपको सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार गठन किया 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। क्वेश्चन 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है ऑप्शन ए 1828 को अधिनियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के अधिनियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 12 के द्वारा। क्वेश्चन 16 होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी होगा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के नियम द्वारा। क्वेश्चन 17, बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहाबियों के विद्रोह को कुचलने के लिए किस गवर्नर जनरल को जाता है? मैंने श्रेय किसको जाता? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एलिंगटन प्रथम, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम जो है बहाबियन विद्रोह को कुचलने का श्रेय मिलता है।
गवर्नर जनरल को, लॉर्ड एलिगन प्रथम को, गई ममता भरा ममता भरा 17 ही नहीं था 1829। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो 18 का ऑप्शन सी होगा। पल्लव जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, राजवंश शामिल नहीं था। नहीं तो पाल था त्रिपक्षीय में, राष्ट्रकूट भी था, प्रतिहार था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों का दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? सिंधु सभ्यता में के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को सिर कपार जो कपाल हैं वो किस दिशा में रखे मिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पूर्व में, ऑप्शन डी पश्चिम में। ऑप्शन ए उत्तर में, 19 का ऑप्शन ए उत्तर में सिंधु सभ्यता के अंतर्गत शवों का दफनाने का अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन 20, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? मतलब किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो इसका होगा आंसर। क्वेश्चन प्रथम में हो गया था बौद्ध संगीत में, क्वेश्चन बी ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय में, ऑप्शन डी चतुर्थ में। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा चतुर्थ में। बौद्ध संगीत में जो चतुर्थ में बौद्ध 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, 1 2 में हो गया। क्वेश्चन 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी ऋजुपालिका, ऑप्शन डी भागीरथी। ऑप्शन सी ऋजुपालिका तट पर नदी पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न से कौन हैं? आजीवक संप्रदाय के संपादक निम्न से कौन हैं? ऑप्शन ए कात्यायन, ऑप्शन बी संजय बेलीठीपुत्र, ऑप्शन सी मखलीपुत्र, ऑप्शन डी पूर्ण कश्यप। तो इसका आजीवक संप्रदाय के ऑप्शन सी होगा मखलीपुत्र, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखलीपुत्र। क्वेश्चन 23, किस मुगल शासक के राजशासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुतसिब कौन था? मुगल काल में मुतसिब कौन था? ऑप्शन ए सेन अधिकारी, ऑप्शन बी सेन अधिकारी, ऑप्शन ए सेन अधिकारी, ऑप्शन बी पत्राचार विभाग प्रमुख, ऑप्शन सी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुतासिब कौन था? तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन इसका 24 के ऑप्शन डी होगा। आचरण अधिकारी जो हैं मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी था, आचरण का अधिकारी था। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से है?
ऑप्शन ए राजस्व विभाग, ऑप्शन बी दान विभाग, ऑप्शन सी सैन्य विभाग, ऑप्शन डी पत्राचार्य विभाग। दीवान ए अर्ज। तो इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य। क्वेश्चन 26 बसावन एवं दशावत किस शासक से के दरबार में चित्रकार थे? बसादन एवं दशावत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो ऑप्शन बी अकबर। अकबर के बसावन एवं दशावत जो शासक थे अकबर के। निम्न में से सम्मिलित की नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? परमाणु विद्युत गृह एवं राज्य। कौन सा परमाणु किस राज्य में है उनका? नरोरा। अच्छा, इसको पहले हम ऑप्शन सुन लेते हैं कौन सही नहीं है पहले, उसके बाद बताते हैं। 27 के बी होगा। कुंडलुकुन जो है ये कर्नाटक राज्य में नहीं तो नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। काकरापरा गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कुंडलकुलन कर्नाटक में नहीं है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन से दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तर वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम, ऑप्शन सी अमेरिका एवं कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी एवं फ्रांस। उन्हें 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होना, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का सृजन होना चाहिए। ऑप्शन सी ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम होना ही ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन सी इनमें से सभी। इसका ऑप्शन बी जो गलत है, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए नहीं। अच्छे ईंधन का गुण चाहिए ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होना चाहिए। ऊष्मीय मान ऊंचा होना चाहिए। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन 30 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। देखो इसका हो जाए ऑप्शन ए होगा ए का विटामिन बी7 से बालों का झड़ना हो जाएगा। विटामिन बी7 से बालों को झड़ना। विटामिन बी12 का विटामिन 12 का कमी से विटामिन 12 की कमी से प्रणाली अरक्ता होना। विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन के की कमी से रक्त को थक्का जमने होना। जैसे विटामिन के से रक्त का थक्का जमना। विटामिन ई से बांझपन उत्पन्न होना। अब विटामिन बी12 से विटामिन बी12 से प्रणाली अवरक्ता होना। और विटामिन 7 से बालों को झाड़ना। विटामिन बी7 से
क्वेश्चन नंबर 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। तारों के माने मध्य बीच में कितना दूरी ज्ञात करने के लिए गैलेक्टिक इकाई। देखो आप जैसे ऑप्शन बता रहे हैं तो आंसर बताए थे। ऑप्शन ए स्टीलर मील, ऑप्शन बी कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन सी गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी हो गया गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है? तो मैंने महिलाओं को बहुत कम होता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी वार्धता, ऑप्शन सी ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन डी घेगा। मैंने पुरुष की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है। पुरुष को बहुत होता है, महिलाओं को बहुत कम होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वार्धता होगा जाएगा, पुरुष को बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑप्शन ए होगा ऑक्सीजन। जो ये हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त के अंदर एक प्रोटीन है, लेकिन ये किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। क्वेश्चन 34, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा। सैंतीस का जाएगा ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए केंद्रिक, ऑप्शन बी हारिक नमक, ऑप्शन डी राइबोसोम, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। ऑप्शन डी जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नहीं तो हरित कलौक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, केंद्रिक में पाया जाता है और राइबोसोम में भी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए मछली का तेल, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन जंतुओं का यकृत गुर्दे। ऑप्शन ए मछली का तेल, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ऑप्शन डी आम। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है तो आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो पालक है, मछली का तेल, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 प्रतिरोध, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी पावर। इनको मिलान करना है। सूची 2 का नाम हो गया, ए का एम्पियर, बी का न्यूटन और सी का वाट और डी का ओम। बता रहे हैं कौन कैसा मिलेगा। ये प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम।
प्रतिरोध के ऐसे में तो ओम, ओम हो गया। अच्छा, अब विद्युत प्रवाह का एम्पियर होगा। अब बल का हो गया था, बल का हो गया न्यूटन। और जरूरी, हाँ, बल का न्यूटन होगा, ये इसका है। अच्छा, पावर का हो गया, पावर खोजेगा वाट, पावर को वाट। देखो, अब से मिलान करते हैं। प्रतिरोध ऐसे होगा, हो गया विद्युत प्रवाह का एम्पियर। अच्छा, बल का हो जाएगा न्यूटन। अब पावर का वाट, हो गया। धातु 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में, ये सब धातु हैं। सोडियम, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी कॉपर। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन? सबसे कम घनत्व वाला कौन है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा जो है धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। मैंने सोडियम से, लिथियम से और कॉपर से, तीनों से मैंने हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन 39 का। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन बी, यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन सी, यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ये होगा, सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 40 का। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा है? तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न से कौन तय करता है? कोनो भी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है तय करेला इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। मैंने किसी तत्व का रासायनिक गुण किससे तय होता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। देव प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। देव प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए भागीरथी, अलकनंदा, ऑप्शन बी अलकनंदा मंदाकिनी, ऑप्शन सी गंगा अलकनंदा, ऑप्शन डी अलकनंदा मंदाकिनी। इसका आंसर होगा देव प्रयाग की नदियों के संगम में स्थित है तो भागीरथी अलकनंदा। अब क्वेश्चन 42 का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से बीचों बीच गुजरती है? मैंने कौन सा राज्य जो है भारत में कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो कौन सा राज्य जो कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती हैं? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश जो हैं
ये कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए सवाना घास स्थल, ऑप्शन बी टुंड्रा बायोम, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। तो मैंने कौन सा कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती हैं? ऑप्शन सी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। क्वेश्चन 44 का आंसर करेक्ट आंसर होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, लेकिन जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? चारा नहीं है। शीत महासागरीय जलचारा नहीं है। ऑप्शन ए बेंगुरुएला, ऑप्शन बी हॉलोहबुल, ऑप्शन डी लेब्राडोर, ऑप्शन डी अगुलाहास। ऑप्शन डी हो जाएगा अगलुहास। ऑप्शन डी अगलुहास। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत गंगा किसके कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी को, ऑप्शन बी कावेरी को, ऑप्शन सी वकाई को, ऑप्शन डी कृष्ण को। इसका हो जाएगा कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भूकंप के लिए, ऑप्शन 2 ज्वालामुखी के लिए, ऑप्शन 3 तूफान के लिए, ऑप्शन डी जंगल के लिए। ऑप्शन अब देखो, 1 भूकंप के लिए, 2 ज्वालामुखी के लिए, 3 तूफान के लिए, 4 जंगली आग के लिए। कुछ भरे के बाद ऑप्शन ए का 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1। 47 हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एंड 2। प्रशांत महासागर क्षेत्र में काहे रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए। कहाँ 47 48 निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। तो इसके बता देखो उसका कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। तकला मकान चीन में है, थार भारत में है, अटकामा चिली में है।
49 का प्रतिरोधात्मक या घृणात्मक बेरोजगारी हैं। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी हैं। ऑप्शन ए, एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का होना। ऑप्शन बी, श्रमिकों ऑप्शन सी होगा, इसको आंसर बता रहे हैं। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रतिक्रिया के दौरान श्रमिकों एवं व्यक्ति के कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक एवं घृणात्मक बेरोजगारी हैं। व्यवसाय एवं रोजगार परिवर्तन की सक्रिय के दौरान श्रमिकों एवं कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। और क्वेश्चन 50, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में लिखित में कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं तो 2। ऑप्शन 1, 2 दोनों होगा। दोनों होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति का द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। अब स्मरणीय दर्शन एवं प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक। योग दर्शन का पतंजलि है। दर्शन हो गया, देखो ये सब दर्शन है, ये प्रवर्तक हैं। देखो न्याय दर्शन के गौतम जी हैं। सांख्य के न्याय दर्शन की गौतम हैं। सांख्य के कपिल जी हैं, दर्शन का प्रवर्तक हैं। चार्वाक हैं। वैशेषिक का कणाद हैं। पूर्व मीमांसा का जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा का बादरायण है। सब ये ऑब्जेक्टिव हैं। ये जितना है इसको सब रत्न लेना चाहिए। विभिन्न संप्रदायों एवं उनके संस्थापक। आजीवक संस्थापक ऊपर पढ़े ही मखलिपुत्र गोसाल आजीविका। अनिश्वादी का संजय वेस्टलीपुत्र। भक्तिवादी का पकुत कछुआन। घोर अंकृवादी को पूर्ण कश्यप। देखो अब इतना सेट 3 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। सही सेट मारना है। ऑप्शन सेट 3 आएगा। सेट 3 आएगा अगले वीडियो में। कितना सेट है, एक वीडियो पर लेकर रहेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब लाइक करेंगे तब वहीं पर फुल का वीडियो मिलेगा।